एक शहर के डीएम और एसपी साहब मजदूर का भेज बदलकर और अपनी शर्ट के बटन में लाइव कैमरा लगाकर अपने ही शहर के एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अपनी गाड़ी चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाकर देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के जो दरोगा साहब होते हैं वह कुर्सी पर बैठे हुए चना चबा रहे थे। अपने पैरों को उन्होंने टेबल पर रखा था और शर्ट के बटन खुले हुए थे, जैसे कोई गली का गुंडा हो। इस तरह से वह थाने में बैठे हुए थे। भेष बदलकर पहुंचे डीएम और एस साहब उनसे अपनी गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लगवाना चाहते हैं, लेकिन दरोगा साहब उन्हें मना कर देते हैं। वो रिपोर्ट लिखने की बजाय उनसे पहले घूस मांगने लगते हैं। दोस्तों, क्या होता है आगे इस कहानी में? क्यों डीएम और एसपी साहब मजदूर बनकर इस पुलिस स्टेशन में आए थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है एक शहर की जहां अभी अभी एक नए डीएम साहब की नियुक्ति हुई थी और वह अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ करने में जुट जाते हैं और अपना फर्ज निभाने में लगे हुए थे। डीएम साहब के पिता भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। वह भी एक ईमानदार पुलिस वाले थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया था। ऐसे ही अच्छे संस्कार देकर उनकी परवरिश की थी। उन्होंने बचपन से ही सिखाया था कि बेटा, हमारा ओहदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी को कभी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ नाम, रुतबा या पैसा हासिल कर लेने से इंसान की इज्जत नहीं बढ़ती है। उसके अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन इज्जत सिर्फ उसी की होती है जो नेक और सच्चा हो। तुम अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं। और मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी सर झुकाकर नहीं जिया हूं। अपने पिता की बातों को सुनते और समझते हुए डीएम साहब बड़े हुए थे और फिर वह भी अपनी पढ़ाई के दम पर शहर के डीएम पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ड्यूटी को ज्वाइन किए। उन्हें अभी 2 दिन ही हुए थे कि उनके पास एक पुलिस स्टेशन के खिलाफ काफी शिकायतें आने लगती हैं। शिकायत में लिखा हुआ था कि पुलिस स्टेशन का सभी स्टाफ जो थाने में नियुक्त है हमारे किसी भी रिपोर्ट को नहीं लिखते हैं और ना कोई कानूनी कार्रवाई उस पर करते हैं। अगर रिपोर्ट लिखते भी हैं तो पहले रिश्वत के तौर पर पैसा भरना पड़ता है, तब रिपोर्ट लिखी जाती है। इसके बाद भी कोई संभावना नहीं होती कि हमें कानूनी रूप से मदद मिल पाएगी या नहीं। अब इन शिकायतों को देखने और पढ़ने के बाद डीएम साहब सोचने लगते हैं कि शायद हो सकता है पुलिस स्टेशन और वहां के दरोगा की बदनामी करने के लिए ऐसी फर्जी शिकायत भेजी जा रही हो, क्योंकि ऐसा अक्सर होता ही रहता है। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर से यही शिकायत मिलने लगती है। अब यह शिकायत बार बार आने से डीएम साहब को भी लगता है कि जरूर कुछ न कुछ तो धांधली थाने में चल रही है। तो वह एसपी साहब को मिलने के लिए बुलाते हैं और उनसे मुलाकात करके बात को ही बातों में उनसे इस बात का जिक्र करने लगते हैं कि आपके इस थाने में ऐसी ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। तो एसपी साहब भी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है। पिछले कई दिनों से मुझे भी शिकायतें मिली हैं, लेकिन मैंने यही सोचकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है यह हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोई साजिश हो। लेकिन अब आप भी यही शिकायतें अपने पास बता रहे हो, तो हमें इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। इसके बाद डीएम और एसपी साहब इस मामले की जांच करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करने से पहले वह सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही थाने में जाकर सीधा एक्शन लेंगे तो शायद उन्हें इस बात की खबर मिल जाए और वह हमारे सामने ऐसा कोई काम ही ना करें। तो वह दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम एक ऑपरेशन जारी करते हैं, जिसके तहत हम अपना भेष बदलकर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। ऐसा करने से हमें सारी सच्चाइयों को पता भी चल जाएगा कि थानेदार हमारे साथ क्या बर्ताव करता है। वह हमारी रिपोर्ट लिखते हैं या हमसे रिश्वत की मांग करते हैं। अब दोस्तों, जो पुलिस स्टेशन होता है वहां का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रखा था। आम आदमी जब उस पुलिस स्टेशन में अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आते थे तो दरोगा साहब उनके साथ बहुत ही रुबाब के साथ पेश आते थे। ना उनकी शिकायतों को अच्छे से लिखा जाता था, सिर्फ पैसे ले देकर उनकी शिकायतों पर काम किया जाता था। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। कई दिनों तक आम आदमी पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटता रहता, लेकिन उन्हें ऐसी ही टाल मटोल करके वापस भेज देते थे। इसके बाद डीएम और एसपी साहब भेष बदलकर अपने सिर पर एक पुर
डीएम और एसपी साहब भेष बदलकर अपने सिर पर एक पुराना गमछा बांधते हैं और शर्ट के नीचे एक लुंगी लपेटकर शर्ट में एक लाइव कैमरा भी सेट कर लेते हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपना हुलिया बदल लिया था, जिससे कि वह दोनों किसी की पहचान में ना आ जाए कि यह डीएम और एसपी साहब हैं। वह अपनी गाड़ियों को शहर के बाहर रुकवा कर वहां से एक रिक्शा करके पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तो जैसे ही थाने के अंदर जाने के लिए घुसते हैं तो बाहर दरवाजे पर खड़ा कांस्टेबल उन्हें बाहर ही रोकते हुए कहता है कि अरे रुको, दोनों यहां कहां घुसे चले आ रहे हो, कहां जाना है, तुम्हें क्या काम है, पहले मुझे बताओ तो। डीएम साहब कहते हैं कि हमें रिपोर्ट दर्ज करानी है, इसलिए अंदर जा रहे थे। तो वह कांस्टेबल उनसे कहता है कि तुम यहां ऐसे डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते हो। क्या तुम लोग यहां पहली बार आए हो जो तुम्हें मालूम नहीं कि थाने के अंदर कैसे जाया जाता है? डीएम साहब उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि यह कांस्टेबल भी यहां बाहर ही लोगों को रोक रहा है, तो फिर अंदर क्या हाल कर रखा होगा। तो फिर ईएसपी साहब डीएम साहब को एक साइड लेकर जाते हैं और कहते हैं कि सर, अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, ये भी पैसे ही मांग रहा है, इसको पैसे दे देते हैं और चलकर देखते हैं अंदर ये लोग हमारे साथ क्या क्या खेल खेलते हैं। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वे एक ऑपरेशन के तौर पर ही काम कर रहे थे। फिर वो अपनी शर्ट की जेब से 100 का नोट निकालकर कांस्टेबल को दे देते हैं। तो RS 100 कांस्टेबल जेब में रखने के बाद उनसे कहता है कि तुमने मुझे कोई भिखारी समझ रखा है क्या जो RS हंसन दे रहे हो, और पैसे निकालो जेब से। तो डीएम साहब गुस्से से लाल हो जाते हैं, लेकिन ईएसपी साहब उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर आपने जेब से एक और 100 का नोट निकालकर उस कांस्टेबल को देते हुए बोलते हैं कि साहब, हम गरीब लोग हैं, इससे ज्यादा हमारे पास और पैसे नहीं हैं। अगर आज हमारी रिपोर्ट ना लिखी गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कांस्टेबल कहता है ठीक है, अंदर चले जाओ, वहां केबिन में सब बैठे हुए हैं, उनको अपनी समस्या बता देना और रिपोर्ट लिखवा देना। तो डीएम और एसपी साहब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर वहां से सीधा केबिन के अंदर चले जाते हैं जहां दरोगा साहब बैठे हुए थे। अब केबिन के अंदर का नजारा देखकर भी वह गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां का दरोगा कुर्सी पर बैठे हुए चना चबा रहा, पैरों को उसमें टेबल के ऊपर रख रखा है। उन दोनों के अंदर आने के बाद वह अपने पैरों को हटाकर उन्हें देखता है और बोलता है कि हाँ भाई बोलो, क्या काम है, किस लिए आए हो? यहां तो डीएम साहब जो मजदूर के भेष में थे हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं कि सरकार, हमारी ऑटो रिक्शा चोरी हो गई है, उसी की रिपोर्ट लगवाने के लिए आए हैं। आप जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारे ऑटो रिक्शा को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, उसी ऑटो और रिक्शा को चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। अगर वह रिक्शा जल्दी नहीं मिल पाया तो मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगा। हम बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं। तो दरोगा साहब गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग सुबह से कहां मर गए थे जो शाम के वक्त हमें परेशान करने के लिए आए हो? तो वह कहते हैं कि सरकार, सुबह से हम खुद ही अपने रिक्शे को ढूंढने में लगे हुए थे ताकि हमें हमारा रिक्शा मिल जाए और हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े, लेकिन रिक्शा पूरे शहर में कहीं नहीं मिल पा रहा है। अब हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप हमारे रिपोर्ट लिख लीजिए और हमारे रिक्शा को ढूंढने में हमारी सहायता कर दीजिए। तो दरोगा साहब कहते हैं कि देखिए, ऐसे तो अब तुम्हारे रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती है, शाम हो चुकी है, हमारे लिए शाम का कोई इंतजाम तो करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो इस बात को सुनने के बाद डीएम साहब फिर से सोच में पड़ी। डी जश जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। वो गुमसुम होकर खड़े उसे दरोगा की तरफ देखने लगते हैं। तभी एएसपी साहब दरोगा से कहते हैं कि सरकार, हमें आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हो? इतना सुनते ही जो दरोगा साहब थे वह गुस्सा हो जाते हैं और बाहर कहां से कांस्टेबल को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि इन दोनों को थाने से धक्का मारकर बाहर निकालो। इन भिखमंगा को तुमने अंदर आने कैसे दिया है? इसके बाद कांस्टेबल उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच कर ले जाता है और बाहर लाकर उन्हें समझाता है कि देखो, अगर तुम्हें अपनी रिपोर्ट लिखवाना है तो इसके लिए तुम्हें पहले दरोगा जी की कुछ ना कुछ तो सेवा पानी करनी होगी। सेवा पानी किए बगैर तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। अपना फालतू का समय खराब मत करो, जल्दी से कुछ पैसा जमा कराओ और अपना काम बनाओ। अब इतना सुनने के बाद
डीएम और एसपी साहब फिर से केबिन के अंदर जाते हैं और दोनों ही अपनी अपनी शर्ट की जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और दरोगा की टेबल पर रख देते हैं। तकरीबन 0 वो टेबल पर रखने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं, इससे ज्यादा अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब जैसे ही दरोगा साहब पैसों को टेबल पर रखा देखते हैं तो गुस्से में गरमा कर बोलते हैं कि सिर्फ इतने कम पैसों से तुम्हारी रिपोर्ट कैसे लिखी जा सकती है। तुम्हारे ऑटो रिक्शा को शहर में ढूंढने के लिए बहुत खर्चा आएगा, गाड़ी को इधर से उधर घूमना पड़ेगा, पेट्रोल लगेगा और हमें भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तुम्हें अभी और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो यह सब बातें सुनने के बाद एएसपी साहब बोल पड़ते हैं कि सर, आपको सरकारी तनख्वाह तो मिल रही है ना, हम लोगों की परेशानियां सुलझाने के लिए। हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारी सहायता करने के लिए आप लोग हमसे हर काम के लिए पैसा क्यों मांग रहे हो? अब इस बात को सुनने के बाद ही दरोगा साहब अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तू मुझे कानून का पाठ पढ़ाए क्या? अभी रुक, मैं अभी तेरे को बताता हूं और दिखाता हूं कि कानून अपना काम कैसे करता है। तभी बाहर से तेज सायरन की आवाज में पूरे पुलिस स्टेशन में घूमने लगती है और 2 सरकारी गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती हैं। अब जैसे ही दरोगा साहब डंडा लेकर एसपी साहब के पास पहुंचता है तो तुरंत जो गाड़ियां आई थीं उनमें से डीएम साहब की टीम निकालकर थाने को चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ लोग थाने के अंदर आ जाते हैं तो वह लोग अंदर जाकर दरोगा को बताते हैं कि खबरदार, एक कदम और आगे बढ़ाने से पहले यह जान लो, जो तुम्हारे सामने शख्स खड़ा है वह यहाँ के एसपी साहब हैं और जो दूसरे वाले वह डीएम साहब हैं। तुमने आज जो कुछ भी इनके साथ यहाँ बर्ताव किया है उस सभी का वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है और वह लाइव हेडक्वार्टर में देखी जा रही है। अब यह बात सुनते ही दरोगा साहब के पसीने छूट जाते हैं। वह पैरों के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एसपी साहब दरोगा को धमकाते हैं और कहते हैं कि यही है तुम्हारा काम क्या? यही तुम्हारा फर्ज है क्या? इसी काम को करने के लिए तुम्हें यहां रखा गया है? तुम्हारी बहुत शिकायतें पहले भी आई थीं, लेकिन मैंने सोचा था कि हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए यह कोई साजिश है, लेकिन यहां आकर मुझे पूरा मामला समझ आ चुका है। मैं अपनी आंखों से तुम्हारी काली करतूतों को देख चुका हूं। अब तुम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और सबूत हम इकट्ठा कर ही चुके हैं। इसके बाद डीएम और एसपी सब उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करते हैं। सबूत पक्के मिले थे तो पूरे थाने के स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी जगह दूसरे स्टाफ को तैनात करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। और जज साहब बोलते हैं कि यह फोटो और वीडियो जिले के सभी थानेदार को दिखाओ और इससे वह सीख लेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकतें करते हुए पकड़ा गया तो उसे फौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमें ज़्यादा भी लापरवाही नहीं चाहिए। पहले ही पुलिस वालों को बहुत बदनाम किया जाता है। इसके बाद यह खबर सुनते ही पूरे जिले में इसकी हलचल मच जाती है। डीएम साहब भी थानेदार को सख्त निर्देश देते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा मामला किसी दूसरे थाने में देखने को मिला तो उनको इससे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो जैसा करेगा उसे एक दिन वैसा ही मिलेगा। वह कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ावा दें और हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करें। ऐसी हरकतों से हम डिपार्टमेंट बहुत बदनामी झेलते आ रहा है। हमें इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद जब यह बात डीएम साहब के पिता को पता चलती है तो उनका सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है कि उनका बेटा भी अपना फर्ज खूब ईमानदारी से निभा रहा है और यह काम करके उसने समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। इस संदेश से सभी अधिकारियों को ईमानदारी की सीख लेनी चाहिए। डीएम साहब के पिता अपने बेटे की ईमानदारी पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और वह जब भी डीएम साहब को देखते हैं तो उनका सीख गर्व से चौड़ा हो जाता था कि उन्होंने एक ईमानदार बेटे की तरह उसकी परवरिश की। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जिसमें डीएम साहब के पिता ने उन्हें हमेशा ईमानदारी पर कायम रहने की सीख दी और उन्होंने भी आगे चलकर ईमानदार